Bismillahirrahmanirrahim. This is the third part of the building material, rapid fires of building material. So you can see here these are one-liner MCQs. Okay, तो इसको हम जो है ना शॉर्टली डिस्कस करेंगे, ज़्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये सारे जो है ये वन लाइन जो है ये सारे मैंने MCQs ही से लिए हैं, सही है ना। अब MCQs जो है वो डिफरेंट है, अरेगोर के हैं या खुरमी के हैं या गुप्ता एंड गुप्ता के हैं या फिर जो है ना सूद एंड मूर्ति के हैं, लेकिन सारे जो है ना ये पॉइंट्स मैंने उसी ही से लिए हैं कि जो है फिर आप एग्ज़ाम के वक्त या एनी हाउ आपको मतलब ये चीज़ें याद रहें और जब भी MCQs आपके सामने आए तो आप जो है ना इसी आंसर को तलाश करके जो है ना फिर MCQs को इजीली सॉल्व कर सकोगे। सो थर्ड पार्ट आज शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, नंबर 1 इज C3A। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। MCQs में ऐसे कहा होगा कि जो है ना कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, सही है ना, जो कंक्रीट सीमेंट के अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसमें आपके लिए लिखा होगा C3S, C2S, C3A और भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन आपने सेलेक्ट करना है C3A कैल्शियम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ओके, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है वो सेटिंग के लिए, सीमेंट सेटिंग के लिए भी जो है रिस्पॉन्सिबल है और ये अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। Okay, normal consistency of cement OPC is 30%. Okay, gypsum consists of CaSO4 and H2O। जहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वो मैं थोड़ा शॉर्ट एक्सप्लेन करूँगा। बाकी जो है ना अगर एक लाइन को एक्सप्लेन करना पड़े तो फिर जो है आप लोग भी बोर हो जाएंगे और मेरे लिए भी फिर मुश्किल हो जाएगा कि ये सारा चीज़ जो है मतलब इतना लंबा कोर्स जो है फिर ख़त्म कर सकूं। ओके, स्लम्प रिकमेंडेड फॉर मास कंक्रीट इज़ 25 mm to 50 mm। स्लम्प वैल्यू जो है वो स्लम्प एक्चुअली स्लम्प हम टेस्ट हम जो करते हैं वो वर्केबिलिटी के लिए करते हैं। ओके, और वर्केबिलिटी जो है वो डिफरेंट है, हर स्ट्रक्चर एलिमेंट में जो है स्लम्प वैल्यू हमारे पास डिफरेंट होनी चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल स्लेब एंड बीम में वो हमारे पास है 30 mm to 125 mm और कॉलम में जो है वो 70 mm से जो लेकर 125 mm तक है। और यहाँ पे जो है जो मास कंक्रीट होता है, मास कंक्रीट जिसमें मतलब कंक्रीट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है या लाइक ब्रिज अबाउटमेंट्स, ओके, और ब्रिजेस or you can say dams। okay, so in this slump value should be equal between 25 mm to 50 mm। okay, basic purpose of retarder in cement in concrete। रिटार्डर जो है हम क्यों कंक्रीट में डालते हैं, तो उसमें रिटार्डर हम इस वजह से डालते हैं इज़ टू इंक्रीज़ द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। सही ना, कंक्रीट की इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करते। यानी अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 30 मिनट जो है वो OPC के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए 30 मिनट्स हैं, अब हमें ज़्यादा चाहिए, अभी हमें चाहिए फॉर एग्जांपल 60 मिनट, तो हम रिटार्डर डालते हैं कि इसको जो है ये सीमेंट इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ कर दें, मतलब बढ़ा दें। ओके, तो इसके लिए हम यूजुअली जिप्सम डालते हैं। ओके, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील दैट इज़ 420 Nm/mm² इज इक्वल टू 60 KSI। हमारे पास नॉर्मली दो स्टील यूज़ होते हैं, दो टाइप के हैं ज़्यादा वैसे, लेकिन हमारे पास जो नॉर्मली यूज़ होते हैं वो 40 KSI और 60 KSI यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे अल्टीमेट जो मतलब जो ज़्यादा है वो है 60 KSI। ओके, लेकिन ये हम नॉर्मली रिइंफोर्स कंक्रीट में यूज़ करते हैं। अब जब हमारे पास वो आ जाते हैं, क्या नाम है उसका, प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट। ओके, तो फिर उसमें जो है हम हाई टेंसाइल स्टील यूज़ करते हैं।
ओके, माइल्ड स्टील में जो कार्बन परसेंटेज है वो 0.25% है। ओके, अब उसमें जो है अलग अलग रेशो हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये शायद आगे भी आएंगे कि बल्कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पार्ट नंबर 1 में जो है मैं इस पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कास्ट आयरन में कितना परसेंट होना चाहिए कार्बन का, रॉड आयरन में कितना होना चाहिए, माइल्ड स्टील में, मीडियम स्टील में और हाई टेंसाइल स्टील में, उसमें ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब यहाँ पे माइल्ड स्टील के लिए जो है आपके पास 0.25% कार्बन होना चाहिए। ओके, परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स इन सीमेंट, एयर वाइड्स जो है वो सीमेंट में 25% होते हैं। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स के जो स्टैंडर्ड साइज होते हैं वो 2 होते हैं, 2 टाइप्स। ओके, वन इज 19 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 9 सेंटीमीटर, ये इनके डायमेंशन हैं। इंडिया में यूजुअली ये यूज़ होते हैं और पाकिस्तान में जो यूज़ होता है वो 19 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 4 सेंटीमीटर ये यूज़ होते हैं। ओके, अच्छा, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर क्यूब ब्रिक मशीनरी, ये 500 जो है 1 मीटर क्यूब में ब्रिक मशीनरी में ब्रिक्स यूज़ होते हैं। ओके, ये 4 जो है कि 5 यहाँ 4 ये MCQs जो है ये डिफेक्ट्स ऑफ वो हैं, क्या नाम है, डिफेक्ट्स ऑफ timbers, okay, or tree. So number 1 is hard shake. This is due to shrinkage. Hard shake occurs due to shrinkage of hardwood. Okay, इसमें जो है hardwood जो है वो shrink होता है, सही है ना। इजी मतलब यहाँ पे समझो कि ये हार्ड शेक है तो यहाँ पे जो है हार्डवुड जो है वो श्रिंकेज होता है। ओके, अच्छा, स्टार शेक में स्टार शेक जो है वो डेवलप होता है ड्यू टू सीवियर फ्रॉस्ट और सीवियर सन। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो स्टार शेक इसमें क्रिएट होता है। कप शेक्स और रिंग शेक ये जो है ये ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स प्रोड्यूस होते हैं। ड्राई रॉट ड्यू टू फंगस, अच्छा, ड्राई रॉट जो है ना एक किस्म की बीमारी है टिम्बर की, जिसकी वजह से जो है वो टिम्बर वो पाउडर में चेंज होता है, तो ये फंगस की वजह से होता है, उसमें फंगस होते हैं तो उस वजह से ये होता है। ओके, अच्छा, यहाँ पे रॉक्स हैं। ओके, रॉक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, ये एक्चुअली जो है ना हमारे पास जियोलॉजिकली जो है ना हम जब कंपोजिशन करते हैं रॉक्स की तो हमारे पास 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं, एक इग्नियस रॉक्स, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अच्छा, तो उसमें जो है यहाँ पे उसका शेप बता रहे हैं कि इसका मतलब टेक्सचर कैसा होगा। तो इग्नियस रॉक जो है वो क्रिस्टलाइन होगा, ओके, ग्लासी और फ्यूज स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर जो है या तो क्रिस्टलाइन होगा या ग्लासी होगा या फ्यूज होगा। अच्छा, इसमें जो है फिर टाइप्स बता रहे हैं कि ग्रेनाइट, बसाल्ट, आर्ट्रेप एंड डोलेराइट, ये जो है इग्नियस रॉक्स के टाइप्स हैं। MCQs में आपको दिया होगा कि बसाल्ट जो है ये इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है, सेडिमेंट्री रॉक है, तो आपने बस इस चीज़ को याद ही रखना है, सही है ना, क्योंकि इसमें और कोई चीज़ लॉजिक नहीं है, लेकिन ये चीज़ें MCQs में बहुत ज़्यादा आते हैं तो आपने इन चीज़ों को याद रखना है। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक, अब ये भी बहुत ज़्यादा मतलब आया है कि फोलिएटेड स्ट्रक्चर जो है कौन से रॉक में होता है, तो ऑप्शन में दिए होते हैं इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, तो आपने ये याद रखना है कि फोलिएटेड स्ट्रक्चर जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक में ही होता है। ओके, तो अभी जो है अच्छा, मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो है वो मार्बल आता है, क्वार्टाइज आता है, स्लेट आता है एंड ग्नेशियस आता है। ओके, सेडिमेंट्री रॉक जो है वो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल एंड लेटराइट। ओके, अच्छा, यहाँ पे जो है ब्रिक्स के ग्रेड्स दिए हुए हैं और उसके जो है ना स्ट्रेंथ पर दिए हुए हैं।
तो यहाँ पे ग्रेड ए है, इसका ब्रिक्स है 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप ग्रेड ए याद ना रखो, आप बस इसको रखो सेकंड क्लास जो ब्रिक्स हैं। ओके, सेकंड क्लास ब्रिक्स जो है वो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक मिनट मैं इधर लिख लेता हूँ। ओके, ये आपकी स्ट्रेंथ इतनी है। और अच्छा, फर्स्ट क्लास की जो है वो 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, और ये जो ग्रेड डबल ए लिखा हुआ है ना, ये आप रिफ्रैक्टरी, आप याद रखो कि ये रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हैं। ओके, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स जो है उसकी स्ट्रेंथ फिर 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। और ये आपके पास थर्ड क्लास जो हमारे पास ब्रिक्स हैं। ओके, और उसकी स्ट्रेंथ हमारे पास 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा अहम है और बहुत ज़्यादा मतलब MCQs में या इंटरव्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। ओके, फॉर वाइट वॉशिंग एंड प्लास्टरिंग वी यूज़ फेट लाइम। ओके, this thing you should be remember that for lime mortar you can see here we are using hydraulic lime. Okay, लाइम मोटर में हम हाइड्रोलिक लाइम यूज़ करते हैं और वाइट वॉशिंग और प्लास्टरिंग में फेट लाइम यूज़ करते हैं। अच्छा, दूसरा ये भी अहम है, सही है। इसमें जो है हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ OPC है। OPC जो है उसकी हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 डेज़ में, जब 3 डेज़ हो जाए तो उसमें हमारे पास 11.5 मेगा पास्कल से कम नहीं होना चाहिए। ओके, और 7 दिनों के बाद हमारे पास 17 न्यूटन पर mm² और मेगा पास्कल से कम नहीं होना चाहिए। ओके, परसेंटेज ऑफ रेजिड्यू ऑफ सीमेंट आर 90 माइक्रोन सीव। ओके, तो रेजिड्यू जो है ना, जो हमारे पास यहाँ पर समझ लो रेजिड्यू मतलब जो हमारे पास जो मटेरियल रह जाते हैं, यानी मतलब हमारे पास जो 90 माइक्रोन सीव है ना, इससे बाकी सीमेंट जब पास होता है और इसकी रेजिड्यू जब रहती है तो ये परसेंट हमारे पास OPC में 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट सीव एनालिसिस और एयर परमेबिलिटी। अच्छा, फाइनेस्ट टेस्ट जो है सीमेंट की हम कौन से मेथड से फाइंड करते हैं, तो उसकी दो मेथड्स हैं, एक सीव एनालिसिस ओके और एक एयर परमेबिलिटी टेस्ट। ओके, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट। अब कंसिस्टेंसी हम किस तरह फाइंड करते हैं सीमेंट की, वो हम फाइंड करते हैं विकेट अपैरेटस से। इन चीज़ों की आप अगर डिटेल में जाना चाहें ना, तो ये टेस्ट आप देख सकते हैं, नेट पे देख सकते हैं या बुक में देख सकते हैं। साउंडनेस टेस्ट जो है वो हम कौन से अपैरेटस से फाइंड करते हैं, ये हम ले शार्टलियर अपैरेटस से फाइंड करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे है, पूछते हैं कि साउंडनेस टेस्ट जो है क्यों हम फाइंड करते हैं, तो वो एक्चुअली हम कंडक्ट करते हैं टू नो द प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम एंड मैग्नीशियम। ओके, minimum tensile strength of cement after 3 days, that is 2 megapascal, and after 7 days, that is 2.5 Newton megapascal. Megapascal 2.5 megapascal और न्यूटन पर mm²। अच्छा जी, तो उसमें अगर आप यहाँ पे पहले चले जाएं, ओके, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो 3 डेज़ के बाद हमारे पास 11.5। ओके, अब यहाँ पे न्यू टेंसाइल जो है वो 2 है। ओके, और यहाँ पे 7 डेज़ के बाद जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो 17 है, जबकि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो 2.5 है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो सीमेंट की 10 to 12% जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से कम होती है। ओके, सीमेंट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट स्टैंडर्ड ब्रैकेट 1:3। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब हम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ना वो फाइंड करते हैं, तो उसमें सीमेंट और सैंड की रेशो 1:3 रखते हैं और स्टैंडर्ड ब्रैकेट अपैरेटस से फाइंड करते हैं। अच्छा जी, तो
है हमारे पास सीमेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ओके, आपको मैंने बता दिया कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो स्टैंडर्ड ब्रैकेट से हम फाइंड करते हैं और उसमें सीमेंट और सैंड की रेशो 1:3 रखते हैं। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट जो है वो हम फाइंड करते हैं क्यूब से। ओके, क्यूब साइज़ हमारे पास होनी चाहिए एक मतलब डायमेंशन उसकी होनी चाहिए हमारे पास 70.6 mm। ओके, अच्छा, तो अब है हमारे पास हाई एल्यूमिना सीमेंट और है लो हीट सीमेंट। ओके, हाई एल्यूमिना सीमेंट जो है वो उसमें डेवलप स्ट्रेंथ रैपिडली, उसमें जो है स्ट्रेंथ जो है वो जल्दी प्रोड्यूस होता है और इसको हम यूज़ करते हैं। आप ये जो प्रीकास्ट मटेरियल होते हैं ना उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। और दूसरा है लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट जो है वो हम डेवलप स्ट्रेंथ स्लोली। ओके, उसमें जो है स्ट्रेंथ जो है वो स्लोली प्रोड्यूस होता है और उसको हम यूज़ करते हैं डैम्स वगैरह में, क्योंकि हम उसमें अगर स्ट्रेंथ जो है वो जल्दी प्रोड्यूस होता है तो उसमें श्रिंकेज क्रैक्स आ सकते हैं, तो उसकी वजह से हम जो है लो हीट सीमेंट वहाँ पे यूज़ करते हैं। अच्छा, तो अभी फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट ये हमारे पास होनी चाहिए 2 से 3.5 तक। ओके, और कोर्स एग्रीगेट का हमारे पास होना चाहिए 6 to 9। अच्छा, फाइनेस्ट मॉडुलस जो है ना वो क्या चीज़ होती है, वो एक इंडेक्स नंबर होता है और उससे जो है ना हम ये एग्रीगेट्स की एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, तो फाइन एग्रीगेट की हमारे पास आएगी 2 से 3.5 तक और कोर्स एग्रीगेट की हमारे पास होगी 6 to 9 तक। रिकमेंडेड स्लम्प फॉर पीसीसी। ओके, फ्लोर स्लेब वो हमारे पास होगी 25 to 38 mm। ओके, और आरसीसी की जो है ना हमारे पास बीम और स्लेब्स में हमारे पास होगी 30 to 125 mm और कॉलम्स की हमारे पास होगी 75 to 125 mm। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, जो हम जो है ना मास कंक्रीट जब करते हैं तो उसकी तब हमारे पास होनी चाहिए 25 to 50 mm। ओके, अब यहाँ पे अगर हमारे पास फ्लोर है, पीसीसी फ्लोर है, तो उसमें हमारे पास उसकी इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्या नाम है, स्लम्प वैल्यू हमारे पास 25 to 38 mm होनी चाहिए। अब ये कॉलम और स्लेब्स में इस वजह से ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि उसमें जो है स्टील ज़्यादा होता है, कंजस्टेड होते हैं। ओके, तो हमारे पास इनकी जो है स्लम्प वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, जो इट मीन्स कि इसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी। जब वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी तो ये इजीली जो है पेनिट्रेट कर सकेगी और इजीली जो है फिर उसमें जो है ये कम्पैक्ट कर सकेगी। ओके, असफाल्ट कट बेक। असफाल्ट कट बेक क्या चीज़ होती है, इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, एक लेक्चर जो है इस पे दे चुका हूँ कि डिफरेंस बिटवीन असफाल्ट कट बेक एंड एमल्शन। आप जो है ना उसको वहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, फॉर कोल्ड एप्लीकेशन इन रिपेयरिंग ऑफ क्रैक्स इन रूफ्स एटीसी। ओके, ये जो है कोल्ड एरियाज़ में यूज़ होता है और रिपेयरिंग ऑफ क्रैक्स, ये इसकी विस्कासिटी जो है विस्कासिटी कम होती है और इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, अच्छा, मास्टिक असफाल्ट क्या चीज़ है, इसको हम एक्चुअली जो है ना मॉइस्चर कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं इन पेविंग बेसमेंट टैंक्स एंड डैम प्रूफ कोर्सेज एटीसी। कैल्साइट। ओके, कैल्साइट इज़ मिनरल। आपसे मतलब एमसीक्यूज़ में पूछा होगा कैल्साइट क्या है, रॉक है, मिनरल है और मतलब चीज़ें मेटल है, ऐसी चीज़ें पूछेंगे तो आपने देख के बस लिखना है कि कैल्साइट इज़ मिनरल। ओके, द कलर ऑफ मिनरल इन इट्स पाउडर फॉर्म इज कॉल्ड स्ट्रीक। ओके, मिनरल की जो है ना जब कलर जो है वो पाउडर फॉर्म में होता है तो उसको बस स्ट्रीकी बोलते हैं। केमिकली मार्बल इज कॉल्ड कैलकेरियस रॉक। सही है।
अब पहले आपने देखा था कि मार्बल जो था वो मेटामॉर्फिक रॉक था। अब यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं, ये कैल्केरियस रॉक है। वो बाई जियोलॉजिकल कंपोजिशन की वजह से जो है वो क्या नाम है, उसका मेटामॉर्फिक था। अब यहाँ पे जो है कैल्केरियस रॉक, यहाँ ये जो है केमिकली, ओके, केमिकली जब रॉक की हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो उसके में हमारे पास कैल्केरियस रॉक आता है, सिलिशियस रॉक आता है और आर्गिलिशियस जो है रॉक आता है। तो मार्बल जो है वो कैल्केरियस रॉक्स है। ओके, बसाल्ट, बसाल्ट जो है वो इग्नियस रॉक है, आपको पता है, मैंने पहले भी बता दिया। लेकिन कौन सा है, इंट्रूसिव है या एक्सट्रूसिव है? तो ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। लेटराइट, लेटराइट जो है वो आर्गिलिशियस रॉक है। ओके, आर्गिलिशियस, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो है ना हमारे पास केमिकली 3 टाइप्स के होते हैं, कैल्केरियस, आर्गिलिशियस और सिलिशियस। ओके, तो लेटराइट जो है वो आर्गिलिशियस है। इसमें जो है आर्गिलिशियस में ये एल्यूमिनियम या मतलब क्ले पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। ओके, और कैल्केरियस में जो है ना कैल्शियम जो है डोमिनेंट होता है, और सिलिशियस में वो सिलिका जो है वो डोमिनेंट होता है। अच्छा, स्पालिंग हैमर इज़ यूज फॉर रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स। ओके, स्पालिंग हैमर जो है वो क्यों यूज़ करते हैं स्टोन्स में? तो उसकी जब रफ ड्रेसिंग हमने करनी हो ना, तो उसके लिए हम स्पालिंग हैमर यूज़ करते हैं। वेट ऑफ कॉमन ब्रिक वेरीज फ्रॉम, अच्छा, कॉमन ब्रिक के लिए जब हम जो साइल यूज़ करते हैं, ओके, उसको जब हम उसकी पगिंग वगैरह करते हैं तो इनकी हमारे पास जो है यूनिट वेट हमारे पास होनी चाहिए 1600 to 1920 kg पर मीटर क्यूब। ओके, अब यहाँ पे जो है पूछ रहे हैं कि सिलिका इन ब्रिक अर्थ। ओके, सिलिका का ब्रिक अर्थ में रोल क्या है? ओके, सो इट रिटेन्स शेप, प्रिवेंट वार्पिंग। ओके, सिलिका जो है आपको पता है जब ब्रिक्स में हमारे पास इनकी जो है रेशो हमारे पास 50 to 60% होती है। ओके, अब उनका जो है रोल होता है कि शेप को रिटेन करे, ओके, और वार्पिंग जो है वो उसको प्रिवेंट कर दे। एक्सेस सिलिका इन ब्रिक अर्थ, अब अगर सिलिका हमारे पास ज़्यादा है तो उसका फिर क्या नुकसान है? तो फिर उसका नुकसान है लॉस ऑफ कोहेशन, उसमें जो कोहेशन होती है ना ब्रिक्स में, वो फिर कम हो जाती है। एलुमिना, एलुमिना इन ब्रिक अर्थ, एलुमिना हम क्यों यूज़ करते हैं या हमारे उसका मतलब क्या रोल होता है ब्रिक अर्थ में? तो ये तो एक्चुअली ब्रिक अर्थ में हमारे पास जो इनकी कंपोजिशन है वो 20 to 30% है। अब ये उसका रोल जो है वो प्लास्टिसिटी है। ओके, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। एक्सेस एलुमिना, अब अगर एलुमिना एक्सेस में तो फिर क्या नुकसान है? फिर जो है इसमें श्रिंकेज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं ब्रिक्स में। अब लाइम जो है, लाइम का क्या रोल है? उसका रोल जो है श्रिंकेज को प्रिवेंट करना है। अब ये दूसरा एक एमसीक्यूज होता है, ये बुल नोज ब्रिक्स जो होते हैं, इस पे एमसीक्यूज होता है कि कहाँ पे यूज़ नहीं होते, कॉलम में यूज़ नहीं होते, आर्चिज़ में यूज़ नहीं होते। तो आपने लिखना है कि आर्चिज़ में ये यूज़ नहीं होते। अच्छा, स्वेलिंग ऑफ ब्रिक इज़ नोन एज ब्लॉटिंग। ओके, ये डिफेक्ट है ब्रिक का, तो जब स्वेल करता है तो उसको हम ब्लॉटिंग बोलते हैं। कैल्सिनेशन प्रोसेस ऑफ बर्निंग लाइम स्टोन्स टू रेडनेस। कैल्सिनेशन क्या होती है? तो इसको जो है ना लाइम को जब हम इतना गर्म करते हैं कि उसमें रेडनेस पैदा हो जाए तो उसको हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। अच्छा, तो हाइड्रोलिक लाइम जो है हमारे पास किस तरह प्रोड्यूस होता है? उसको जब हम कंकड़ को जो है उसको उसकी बर्निंग करते हैं तो हमारे पास है हाइड्रोलिक लाइम जो है वो क्रिएट होता है। ओके, लाइम विच इज़ obtained फ्रॉम कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम इज़ कॉल्ड क्विक लाइम।
The process of adding water to lime to convert it in hydraulic lime is known as slaking. Okay, slaking हमारे पास क्या चीज़ होती है? The process of adding water to lime, okay, to convert it in hydraulic lime is known as slaking. Okay, कॉनिफर ये जो है एवरग्रीन ट्रीज होते हैं. अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन इज इक्वल टू 0.0003 और 0.03%. पेंट जनरली यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग पर्पस इज ऑयल पेंट. हमारे पास पेंट्स के टाइप्स होते हैं. वार्निश होता है, सही है ना, लिक्विड पेंट्स होते हैं, एनिमल पेंट्स होते हैं, लेकिन जो इंजीनियरिंग पर्पस के लिए जनरली यूज़ होते हैं वो है ऑयल पेंट्स. ओके, याद रखना है आपने. ओके, लिक्विड पार्ट ऑफ पेंट इज कॉल्ड व्हीकल. ओके, अब पेंट के जो है वो अगर फिर कंपोजिशन हम करें, फिर उसमें जो है हमारे पास थिनर आता है, व्हीकल आता है, ड्रायर आता है, बेस आता है, ओके, पिगमेंट्स आते हैं, लेकिन इसका जो लिक्विड पार्ट है वो इसको कहलाता है व्हीकल. लिक्विड मीडियम इन ऑयल पेंट इज लिंसीड ऑयल. ओके, ऑयल पेंट्स में जो हम लिक्विड मीडियम यानी व्हीकल हमारे पास होती है वो है लिंसीड ऑयल. ओके, और एनिमल पेंट्स में जो है उसमें फिर वार्निश होता है. यानी एनिमल पेंट्स में व्हीकल जो होता है वो वार्निश होता है. थिनर यूज्ड फॉर ऑयल पेंट्स इज टर्पेंटाइन. ओके, ऑयल पेंट्स में जो व्हीकल होता है ओके, ये व्हीकल है वो है लिंसीड ऑयल, और जो थिनर होता है वो होता है टर्पेंटाइन. स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन पैरेलल टू ग्रेन्स. ओके, टिम्बर की स्ट्रेंथ जो है वो किस डायरेक्शन में ज़्यादा होती है? यानी पैरेलल में ज़्यादा होती है, परपेंडिकुलर में ज़्यादा होती है, टेंजेंशियल में ज़्यादा होती है. लेकिन आपने फिर लिखना है कि नहीं जी, ना तो टेंजेंशियल में ज़्यादा होती है, ना परपेंडिकुलर में ज़्यादा होती है. तो पैरेलल जो है ना, जो ग्रेन्स होता है उसके पैरेलल में ज़्यादा होती है. ओके, अब ये MCQ जो है ये है टिम्बर के बारे में. ओके, टिम्बर के बारे में. लेकिन अगर प्लाईवुड है तो उसका फिर जो है ना हर डायरेक्शन में उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो सेम होती है. ओके, और टिम्बर में ग्रेन्स के पैरेलल जो होते हैं उसमें से ज़्यादा होती है. ओके, परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी इज़ 15 to 25%. लेकिन ये है हमारे पास उसको जो है ना हम इनिशियली जो वाटर देते हैं, सही ना, हम उसको देते हैं 15% से 25% तक. ओके, कि उसमें रिएक्शन हो जाए, रिएक्शन क्रिएट हो जाए. ओके, लेकिन ये कंसिस्टेंसी के लिए है. ओके, लेकिन हाइड्रेशन के लिए जो है ना हमारे पास वो फिर 38% होती है. ओके, bitumen fells are used for covering AC sheets. ओके, bitumen फेल जो है ना हमारे पास कहाँ पे यूज़ होते हैं? ओके, AC शीट्स जो है ना उसको कवर करने के लिए हमारे पास होते हैं. December pig iron made from hematite ores free from sulfur, phosphorus and copper. हमारे पास जो है ना अभी फिर स्टील के जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसेंबर पिग, फाउंड्री पिग, वाइट और फोर्ज पिग. तो डिसेंबर पिग जो होता है वो हमारे पास हेमेटाइट स्पोर से होता है, क्रिएट होता है. ओके, फ्री फ्रॉम सल्फ़र. इसमें सल्फ़र फास्फोरस और कॉपर से जो है वो फ्री होता है. ग्रे और फाउंड्री pig iron obtained from furnace which is properly provided with fuel at very high temperature. ओके, पिग आयरन जो है वो जो फर्नेस में मतलब उससे तो क्रिएट होता है, लेकिन इसमें जो है फ्यूल जो है हम हाई टेम्परेचर पे देते हैं. ओके, तो उसको हम कहते हैं ग्रे और फाउंड्री पिग. अब दूसरा जो है वाइट और फोर्ज पिग इफ द फर्नेस इज प्रोवाइडेड विद इनसफिशिएंट फ्यूल एट लो टेम्परेचर. ओके,
ग्रे फाउंड्री में जो है वो हमारे पास जो हमारे पास यानी ग्रे फाउंड्री जो है, ग्रे और फाउंड्री पिग हमारे पास जब अपटेन होता है फर्नेस से, तो उसमें हम जो देते हैं फ्यूल देते हैं वो हाई टेम्परेचर पे देते हैं। और वाइट और फोर्ज पिग वो जब अपटेन होता है तो उसके लिए हम जो है लो टेम्परेचर पे हम देते हैं इंसफिशेंट फ्यूल देते हैं। ओके, वेराइटी ऑफ पिग आयरन फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ wrought iron, this is white or forge। okay, for light and ornamental casting हम जो यूज़ यानी लाइट और ऑर्नामेंटल कास्टिंग के लिए हम जो पिग यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं मोटल्ड पिग। ओके, मैग्नेटाइट क्या होता है, इसमें जो है 70% ऑफ आयरन होता है और ब्लैक बैंड में जो है वो 40% ऑफ आयरन होता है। ओके, बेसेंबर प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। अब क्वेश्चन पूछेगा कि स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है, तो आपने लिखना है कि बेसेंबर प्रोसेस। ओके, सॉफ्टवेयर वैरायटी ऑफ स्टील में बी ऑब्टेन्ड बाय बेसेंबर प्रोसेस। अब स्टील की वैरायटी होती है, हार्ड होती है, सही है ना, सॉफ्ट होती है, लेकिन जो सॉफ्ट होती है उसकी वैरायटी हम जो है वो बेसेंबर प्रोसेस से हमारे पास प्रोड्यूस होती है। कास्ट स्टील इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय क्रूसिबल प्रोसेस, सही है ना। अब का स्टील जो है वो बेसेंबर प्रोसेस से हमारे पास प्रोड्यूस होती है। अब कास्ट स्टील जो है वो हमारे पास क्रूसिबल प्रोसेस से प्रोड्यूस होती है। स्टील यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेल्स, दैट इज बेसेंबर स्टील। रेल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम जो स्टील यूज़ करते हैं वो बेसेंबर स्टील यूज़ करते हैं। स्टील यूज्ड फॉर रेल्स अंडर हेवी ट्रैफिक एंड आर शार्प कर्व्स, वो है मैंगनीज स्टील, सही है ना। ट्रैफिक जो है ना जहाँ पे ज़्यादा होती है और या शार्प कर्व्स होते हैं तो वहाँ पे रेल्स जो है ना वो रेल्स हम मैंगनीज स्टील से बनाते हैं। वेनाडियम स्टील यूज्ड फॉर एक्सेल्स एंड स्प्रिंग्स। ओके, वेनाडियम स्टील जो है वो हम एक्सेल और स्प्रिंग से तैयार करते हैं। अच्छा, इनवर कंटेन्स 36% ऑफ निकल। तो आज के लेक्चर में बस यही काफ़ी है और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 4 में। अल्लाह हाफिज़।